तो लास्ट क्लास में हमने जो गेट 2021 का है पहले 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो आपने सॉल्व किया होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ 31 से लेकर 65 तक से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे, एक बार दो बार तीन बार फिर से सॉल्व करना आप, क्योंकि सीखने को मिलेगा, है ना। और 2021 में जो भी क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे, रात को या कल सुबह या कल दिन में सारे क्वेश्चन नंबर भेज देना, ताकि मैं एक बार है ना देख लूंगा। और फिर हम शाम को, कल शाम को सिर्फ डाउट डिस्कस करेंगे गेट 2021 के क्वेश्चंस का, है ना। कोई भी क्वेश्चन 1 2 आप 65 सारे ट्राई करके आओ, उसके डाउट देखेंगे। तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ 31 से, है ना। आप सॉल्व करके देखना। सो ये कह रहा है कि x be a random variable having Poisson distribution such that ex square 110 है। तो आपको पता है Poisson लैम्डा मान लो, तो ये कितना हो जाएगा वेरिएंस x प्लस ex स्क्वायर, तो लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, यस। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 110, तो वहां से लैम्डा निकल आएगा कितना, 10 निकल आएगा, है ना, क्योंकि लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 आएगा, और ये 10 इंटू 11 है, तो लैम्डा 10 हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 10 आ गई, जिससे पता चल गया कि x पॉइसन 10 है। पूछ रहा कौन सा ट्रू नहीं है, तो पॉइसन 10 है आपके पास, कि x इज पॉइसन 10। बोल रहा है कि ये ऐसा होगा फॉर ऑल n। तो सिंपल सा काम करना कि n को 1 रख के चेक कर लेना कि हो रहा है क्या, 2 रख के चेक कर लो, 3 रख के चेक कर लो, इस तरह से आपको दिख जाएगा ट्रू है कि फॉल्स है। एक ही कोई नॉट ट्रू आएगा, बाकी सब ट्रू आएगा, कोई एक ही जो होगा वो नॉट ट्रू आएगा। बोल रहा है इवन, इवन का मतलब है 0 2 4 6 8, इन सब पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऐड कीजिए, सीरीज बनेगी, सीरीज का सम निकालिए। ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी एट k एंड प्रोबेबिलिटी एट k-1 छोटा होगा। तो फिर से वही बोल रहा हूँ कि शुरू में इनिशियली आप नंबर पुट करके काम कर सकते हो, जैसे 0 पे निकालो फिर 1 पे निकालो, है ना। एक k को 0 रखो, मतलब तो 0 पे प्रोबेबिलिटी 1 पे प्रोबेबिलिटी, आपको चेक करना है, कंपेयर करना है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, लेस देन है, इस तरह से। तो ये चेक करना है। तो ये एक दूसरे का उल्टा ही कह रहा है। तो अच्छा यहाँ 10 से है, ओ तो यहाँ 8 तक है, यहाँ 10 से है, तो देखो यहाँ 10 रख के देख लेना। तो इस तरह से आप एक आइडिया लगा सकते हो, जनरल करना चाहो वो भी कर सकते हो, पुट करके देख लो कि कैसे कब हो रहा है। तो इसके लिए सॉल्व करके देखो, है ना, एन पुट करके देखो, समझ आ जाएगा। एक ऑप्शन कोई गलत होगा, बाकी सब सही होगा। मतलब इसने ना नॉट ट्रू चुनना है, तो एक ही कोई नॉट ट्रू होगा, ईज है ना, ईज है तो एक ही होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है -π/2 टू π/2, ठीक है। तो अगेन पूछ रहा व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो y बराबर cot x फॉलोज स्टैंडर्ड कॉची, ये थ्योरम ही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। y बराबर tan x फॉलोज स्टैंडर्ड कॉची, ये भी थ्योरम है। अगर x यूनिफॉर्म -π/2 से π/2 है, तो डायरेक्टली tan x cot x दोनों स्टैंडर्ड कॉची फॉलो करेगा। आपको याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल थोड़ी है, एक लाइन में हो जाएगा। एक मिनट, ये विंडो क्यों खुला है। सो ठीक है ना, तो एक प्रूफ एक लाइन में हो जाएगा। फॉर्मूला लगा लो, f pdf of y बराबर pdf of x into dx upon dy, तो उससे आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 प्लस x बाई पाई, तो देखो यहाँ से x आपका है -π/2 से π/2, x अपॉन पाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, -1/2 से 1/2, हाफ ऐड कर दोगे तो 0 to 1 हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म 0 1 है, ये जो हाफ प्लस x बाई पाई है ना, वो यूनिफॉर्म 0 1 है। और आप जानते हो जब x यूनिफॉर्म 0 1 होता है तो माइनस लॉग x क्या फॉलो करता है। अगर x यूनिफॉर्म 0 1 है तो माइनस लॉग x क्या फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल 1, है ना, एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो करेगा। तो एक्सपोनेंशियल 1 और इसका mgf एक्सपोनेंशियल 1 का ही है, ये तो करेक्ट है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है, ये तीनों ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखिए ये जो है हाफ ये यूनिफॉर्म, तो x अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो -2 log x फॉलो करता है chi² 2, लेकिन इसे क्या कह रहा है chi² 1, ये कह रहा है कि chi² 1 होगा, तो ये गलत कह रहा है ना, तो ये गलत लिख दिया, दिस इज रॉन्ग।
सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर chi स्क्वायर 2 होता तो ट्रू स्टेटमेंट। देखो ये सब थ्योरम है, ये चारों थ्योरम बेस्ड या ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये चीज है। तो लास्ट वाला ये गलत है, आसान था ये। यहां देखिए ये कह रहा है कि ये आपके पास ओमेगा एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और दिस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विद प्रोबेबिलिटी pn अल्फा n है। तो आप तो जानते ही हो समेशन प्रोबेबिलिटी n मतलब समेशन अल्फा n इज 1, ये तो डेफिनेशन ऑफ पीएमएफ है। n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है, तो यहां से आप ये तो जानते ही हो कि अल्फा n की लिमिट क्या होगी। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उस सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, कितनी होगी 1, सॉरी 0, हाँ 0 ना, 0। तो ये तो ऐसे ही आ गया, यहाँ पे डायरेक्टली आ गया ना। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ पर से नॉट ट्रू पूछा आपसे, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब दूसरा क्या है कि इस तरह का अगर आप एग्जांपल देखोगे कि जैसे इस तरह पीएमएफ बनाना चाहो तो मैं दो पीएमएफ जनरली मुझे है ना, एक तो ज्योमेट्री का याद आता है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n जो होगा 1/2 की पावर n, n फ्रॉम 1 to 3 दिस, और दूसरा होता है x बराबर n का पाई स्क्वायर बाई 6 इंटू 1/n स्क्वायर, उल्टा हो गया 6/पाई स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर, ये दोनों पीएमएफ है। तो ये पीएमएफ अगर आप कंसीडर करो यहाँ पे 6/पाई स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर, ये आपका पीएमएफ है x का, जिसका सपोर्ट नेचुरल नंबर है। तो 6/पाई स्क्वायर 1/n स्क्वायर, तो ये अल्फा n अगर कंसीडर करेंगे तो रूट अल्फा n 1/n आ जाएगी, समेशन 1/n, जो कि डाइवर्ज करेगी बाई पी टेस्ट, है ना। तो ये गलत कह रहा है, तो यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। पूछा है कौन सा, नॉट ट्रू है, तो यही नॉट ट्रू है, बाकी सब ट्रू होगा, आप चेक कर लो। तो ये नॉट ट्रू है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के देयर एग्जिस्ट, मतलब एक ऐसा के मिल गया तो ठीक है। तो ये कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट इवेंट एवर ए टू ए के, है ना। तो एक ऐसा मुझे के मिलेगा जिसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 to k जो होगा 0.001 से कम होगी, मिल जाएगा ना, क्योंकि ये जो अल्फा n है ना, ये पक्का डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, ठीक है ना, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही होगी, तभी तो सम जाके 1 हो पाएगा। पॉजिटिव नंबर है और सबको ऐड करने पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग होगी, तभी जाके एक पॉइंट पे जाके वो 0 हो जाएगी। और यही कह रहा था ये भी कि एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी अल्फा n। तो होगा क्या, हम के बहुत लार्ज ले लेंगे, है ना, के हम क्या करेंगे, बहुत लार्ज ले लेंगे। तो जब बहुत लार्ज के ले लेंगे, ये आपको सीक्वेंस का डेफिनेशन पता है ना, तो सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि अगर बहुत लार्ज n ले लूंगा ना मैं, तो लगभग सारे वैल्यू 0 ही आएंगे अप्रॉक्स। तो वही ये भी कहना चाह रहा है कि जो आप बहुत लार्ज अगर मैंने k ले लिया, तो ये जो ak+1 जो इवेंट है ना, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लगभग 0 आएगी। तो ये ऐड होके भी 0 ही देगा, और ये एप्सिलॉन है आपका, है ना। तो आप जितना चाहो उतना छोटा बना सकते हो इसको, के उतना के को जितना लार्ज करोगे वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, जितना लार्ज ले सकते हो। तो एक ऐसा के तो मिल ही जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, कि जस्ट डेफिनेशन ही लिखा हुआ है कन्वर्जेंस का, जो डेफिनेशन होता है उस पे ही बेस्ड है ये। और ये लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम और सीक्वेंस और उसमें लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर लिमिट सब लिमिट सीक्वेंस और नहीं, तो वो आपको यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है उसका कुछ होगा सर? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट्स ये सब कुछ लिखा है, इसलिए बोल रहे। नेक्स्ट डी में भी ये सब कुछ लिखा है, इसलिए बोल रहे। नहीं, तो लिमिट सुपीरियर का डेफिनेशन पता है आपको? नहीं, हाँ वो यूनियन होता है ना, यूनियन इंटरसेक्शन है। सही बात है, डेफिनेशन वो होता है, लेकिन कब उसकी यूज होता है, जब मतलब कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, मतलब कोई सीक्वेंस है एक्चुअली जिसके पास बहुत सारे इवेंट्स होता है, वो मतलब ये वन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, लिमिट n tends to infinity, I equal to 1, union of I equal to 1 to n, and intersection of I equal to n 1 to infinity.
तो यहाँ कहाँ इंटरसेक्शन है? इंटरसेक्शन है कहीं? हाँ वही तो मैं पूछ रही, नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पर और एक चीज दिया हुआ कि these are events है, ये सब कुछ दिया हुआ। हाँ, तो आपको देखना है ना कौन सी थ्योरी काम करेगी कौन सी नहीं करेगी। आप खुद दिमाग लगाओ और जो करेगी उससे करो सॉल्व। क्या पता लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर सब हो जाए, तो आप करके देखो। मुझे तो नहीं समझ आ रहा, ये है ना, इस तरह से। तो ये भी इजी है, सेम है कि एक ऐसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट मिलेगा, तो मतलब इंक्रीजिंग इवेंट का मतलब है A1 A2 A3 इस तरह सेट है ना, ये सेम है, ये दोनों सेम ही कंडीशन कहना चाह रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि I में क्या करूंगा, जो AI है ना, जैसे A1 लूंगा तो 1/1 ट्रिलियन ले लूंगा मैं, 1/1 ट्रिलियन इस तरह से, बहुत बड़ा नंबर, तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी आएगी, है ना। इस मतलब या सीधा 1/1 क्यों 1 ट्रिलियन लूंगा इसमें, क्योंकि सपोर्ट तो नेचुरल नंबर है ना, तो मैं बहुत लार्ज नंबर लूंगा A1 में, A2 में उससे भी लार्ज चलता रहेगा। तो फिर से सेम, दोनों एक ही बात कहना चाह रहा, लगभग एक ही चीजें हैं कि जितना लार्ज हम वैल्यू लेंगे ना, जैसे बोला देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, तो एक सीक्वेंस तो हम बना ही सकते हैं बहुत लार्ज नंबर का, ठीक है ना, ये चीज है। तो कहीं ना कहीं प्रूफ करोगे इसमें वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आती है, उसका यूज होके आता है, बट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ यही फॉल्स है, बाकी ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ये जो आपका क्वेश्चन है कि एक्स वाई, इसमें बहुत लोगों का दिक्कत होता है, पता नहीं इसमें क्या है, शायद यहाँ पे लोगों को दिक्कत हुआ था, सो देखना पड़ेगा क्या है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है, एक्स वाई जो है ज्वाइंट पीडीएफ है, x मोर देन 1 y मोर देन 1, और बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x प्लस वाई का पीडीएफ है ना, पीडीएफ। तो ठीक है, पीडीएफ निकालना है तो आप जैकोबियन मेथड से भी कर सकते हो कि u इज x प्लस वाई, v इज जस्ट y और जस्ट x, कोई एक ले लो, फिर जैकोबियन से कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि जो मैं अभी कर रहा था, पिछले क्लास में CDF निकाल रहे थे, तो CDF निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि x प्लस वाई का CDF निकाल लेंगे, तो उससे हो सकता है। तो ये दोनों मोर देन 1 है इसके हिसाब से, जरूरी नहीं है सही आंसर हो, पता नहीं ऑप्शन ट्रू है फॉल्स मुझे नहीं पता, बट आपको देखना पड़ेगा क्या आएगा। तो यहाँ आप CDF निकाल के फिर PDF निकाल सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। x प्लस वाई मोर देन 4, तो अगर इसका x प्लस वाई का PDF निकाल लिया ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली भी हो जाएगा ना, ये जैसे ज्वाइंट PDF लिख के दे ही रखा है, उसको इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, ग्राफ बनाओ और इस रीजन पे इंटीग्रेट करो इसको, ये है, उससे हो जाएगा। ये शायद गलत ऑप्शन होगा, मे बी, पता नहीं, ट्रू और फॉल्स देख लो क्या है 34। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है। यहाँ आपसे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, तो कंडीशनल पीडीएफ निकालिए, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालिए, वो तरीका है। और क्या तरीका हो सकता है, डायरेक्ट तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो सम में है, तो डायरेक्ट बनेगा ऐसा नहीं लग रहा। थोड़ी ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन इसमें आंसर सी दिया है। अच्छा, इसका आंसर सी है ना, एक गलत ऑप्शन है मतलब ना, तो एक गलत ऑप्शन है, तो आ जाएगा e ऑफ x प्लस वाई, ई एक्स प्लस ई वाई। तो मुश्किल नहीं है ना, मतलब कर तो सकते हैं ये सॉल्व, कोई भी करा, मुझे लग रहा है ये नहीं होगा सही, क्योंकि इसका सपोर्ट जो है ना आपका 1 1, तो इसका सपोर्ट ये है, दिस इज द सपोर्ट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, इधर 1 1 ज्यादा ना, ये है। तो यहां भी सेम रीजन चलेगा। देखो अगर ग्राफ बनाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे ये 1,1 है, अच्छा तो मोर देन 2 हो जाएगी। ये 2 और ये 2 यहाँ से स्टार्ट होगी, इक्वल टू 2 है, और ये चलती रहेगी, तो CDF से आ जाएगा आंसर। तो हो सकता है ये गलत PDF है इसीलिए, बट हो जाएगा, कैलकुलेशन करके आप लोग कर सकते हैं सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आपके पास x1 x2 x3 3 अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल है, अनकोरिलेटेड है, जिसका कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो मतलब इसका है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है ना, अनकोरिलेटेड है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है। y1 y2 y3 दे रखा है, तो पूछ रहा है कि which of the following is are true,
द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, एक मिनट, अच्छा मतलब ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का क्वेश्चन है ना, क्या कहना चाह रहा है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। सो ये जैम में नहीं है, ये गेट में ही है सिर्फ इस टॉपिक। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ y1 y2 y3 is 18 सिग्मा स्क्वायर। तो बताइए, आप लोग को पता ही है, आप लोगों को है ना। सो रैंडम वेरिएबल्स कॉमन वेरिएंस, लेकिन इसने ऐसा कहा तो नहीं है कि ये नॉर्मल ही है, ये तो फ्लेक्सिबल कंपोनेंट एनालिसिस का क्वेश्चन लगता है। लेकिन ये नॉर्मल कहा नहीं ना कि नॉर्मल ही है, तो कुछ भी हो सकता है। सर हाँ, तो ये तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का क्वेश्चन लगता है। इसमें कहाँ लिखा है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है? पर क्योंकि वहां से सर डायमेंशन को मतलब चेंज करने से उसका आइगन वैल्यूज निकलता है, तो डायमेंशन में से कहाँ पहुंच जाते हैं आप? यहाँ 3 रैंडम वेरिएबल है, इतना आसान सा क्वेश्चन लग रहा है ये। मतलब वो डायग्राम तो बस वेरिएंस ऑफ y1 हाँ, क्योंकि आपसे वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो आपको एक ये एंट्री चाहिए, ये एंट्री चाहिए, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। इतना कहाँ सोचने लगते हैं आप? तो ये क्या करना है यहाँ, y1 y2 y3 y1 डायगोनल एंट्रीज का वैल्यू निकालने से तो हो जाएगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो आसान है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वेरिएंस ऑफ y1 निकाल लीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ y2 यहाँ आएगा, वेरिएंस ऑफ y3 यहाँ आएगा, और ये ऑलरेडी कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है, कोवेरिएंस 0 ऑलरेडी दे रखा है, तो आसान है, तो आसान क्वेश्चन है। तो इससे आ जाएगा, फिर इन तीनों का सम कर देंगे। तो यहाँ कहना सम ऑफ आइगन वैल्यू का मतलब हो गया वेरिएंस y1 प्लस वेरिएंस y2 प्लस वेरिएंस y3, ये तीनों का वेरिएंस ऐड कर लेंगे तो आइगन वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब ट्रेस है ना, सम ऑफ आइगन मतलब ट्रेस ना, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब ट्रेस, तो ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम आ जाएगा। हाँ आसान है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y1 y2 इक्वल टू द बिटवीन y2 y3, जस्ट कैलकुलेशन है। तो आपको क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है y1 y2 के बीच का, तो कोवेरिएंस निकाल लीजिए, उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लीजिए। तो कोवेरिएंस निकालना आसान है, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, आसान क्वेश्चन। मतलब इनफैक्ट ये एग्जाम लेवल का भी क्वेश्चन हो सकता है, मल्टी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्या बोलते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन समझ लो। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये वर्ड चूंकि सिलेबस में नहीं है तो यहाँ ऐसा नहीं पूछेगा ना, क्योंकि ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स एक्चुअली गेट के सिलेबस में ही है, एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। हालांकि एक बार पहले पूछा गया ये वर्ड, लेकिन वो तब सिलेबस में रहा होगा, 2015 में शायद पूछा गया था। तो ये आसान है, कर लेंगे आप लोग। ये कह रहा है कि एक्शन वी टाइम होमोजेनियस डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन, ठीक है ना, तो ये गेट में ही है, जैम में नहीं है, विथ आइदर फाइनाइट और काउंटेबल स्टेट स्पेस। देखो तो ये काउंटेबल स्टेट स्पेस ऐड हो गया, तो इसका थोड़ा सा ना प्रॉपर्टी एक्सटेंड हो जाएगी। तो आइदर फाइनाइट और काउंटेबल स्टेट स्पेस, जी जी जी, तो मतलब ये है, इसका मतलब आप क्या समझे, आप क्या बताना चाहते हैं? मतलब सर उससे मैटर नहीं करता, मतलब क्या मैटर नहीं करता? मतलब जो फाइनाइट के लिए रूल है वो काउंटेबल के लिए भी फॉलो करेगा। मतलब यहाँ पर जो एबीसीडी में जो ऑप्शंस है, हाँ, उसमें से इफेक्ट नहीं करता। इफेक्ट करेगा वो। ये वर्ड अगर नहीं होता तो आंसर कुछ और होता, और ये होता तो आंसर कुछ और होता। अगर ये मान लो नहीं होता, सिर्फ लिखा होता फाइनाइट मार्कोव चेन है, तो ऑप्शन कुछ और होगा। चेक कीजिए आप ठीक से, आपने पढ़े होंगे कि फाइनाइट मार्कोव चेन में क्या होता है, every Markov chain with finite state space has at least one recurrent। हाँ होता है ना, ये यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। काउंटेबल स्टेट स्पेस वाले ऐसा मार्कोव चेन मिल जाएगा जहाँ पे एक भी रिकरेंट स्टेट नहीं होगा, सारे ट्रांजिएंट हो सकता है। तो डिफरेंस कैसे नहीं पड़ रहा है? इसलिए एग्जाम में गलती करोगे ना, उसको भी पता आप कहाँ गलती करोगे। ये यहाँ बोलना चाह रहा है कि फाइनाइट भी हो सकता है या काउंटेबल, कोई एक होगा, बट काउंटेबल होने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फाइनाइट की प्रॉपर्टी अलग है, फाइनाइट मार्कोव चेन में हमेशा कम से कम एक रिकरेंट स्टेट होगा ही, बट काउंटेबल है जरूरी नहीं है, उसमें हो सकता है सारे ट्रांजिएंट हो, ऐसा भी हो सकता है काउंटेबल स्टेट स्पेस वाले में। देखो बोला है ना, पूछा है कौन सा ट्रू है, देयर इज एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट, तो आपको लग रहा होगा ये ट्रू है क्योंकि आपको फाइनाइट वाला याद है, लेकिन ये ऑप्शन फॉल्स है, दिस इज अ फॉल्स ऑप्शन, ठीक है ना, और इसीलिए फॉल्स है। अगर ये वर्ड नहीं होता ना तो ये ट्रू स्टेटमेंट होता, अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता तो, कि सिर्फ अगर बोल देगा सिर्फ फाइनाइट है, तो फाइनाइट में हमेशा कम से कम एक ट्रांजिएंट स्टेट होगा ही, लेकिन काउंटेबल है जरूरी नहीं है।
एग्जांपल आप जी एग्जाम्पल हमने क्लास में दिए, आप तो भाई रिवीजन तो आप करते ही नहीं है, है ना। अब जाके देखिए जो हमने पढ़ाए हैं, जो जब मैं पढ़ा रहा था मार्कोव चेन, अब जाके वहां देखिए हमने इसकी थ्योरी भी पढ़ाई है और इसके क्वेश्चंस भी कराए, लेकिन आपका रिवीजन करने का तो आपको मन ही नहीं होता, रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे सब बराबर। अब जाके देखो वहां पे हमने थ्योरी पढ़ाया, उसमें क्वेश्चन कराए हैं ये, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एक बार तो हो ही चुका है ना क्लास में। जितने क्वेश्चन है 99% क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी हो चुके हैं, जब टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो पीओक्यू करा चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा डाउट आता है तो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो इसका मतलब, क्योंकि सारी चीजें कराई जा रही हैं, आधा डाउट ही आ रहा है इसका मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। अब देखो जाके देखो पुराने लेक्चर से जहाँ सॉल्व कराए होंगे, और मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने कराए इसलिए मुझे याद है एक्चुअली, इसका रीजन एक ये भी है, वरना मुझे सोचना पड़ता। फर्स्ट टाइम जो मैंने किया होगा आप देखना उसमें बहुत सोचा होगा मैंने, क्योंकि मुझे याद इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कराए थे इसलिए याद है। तो इसका आई थिंक होता है 100, ऐसे ले लो कुछ, ये ले लो आप, लीजिए ये इनफाइनाइट डायमेंशन का मैट्रिक्स है, जो इसका स्टेट है 1 2 3 डॉट 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 1 2 3, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। अब चेक कीजिए इसका, जैसे अच्छा इसमें सारे रिकरेंट हो गए ना, इसको थोड़ा वो कर दो, सारे रिकरेंट और एब्जॉर्बिंग स्टेट्स में, तो इसको थोड़ा सा वो कर दो, आगे बढ़ा दो, 0 1 0 0 0 0 0 1 ये कर दो, 0 0 0 1 कर दो, 0 0 0 ये लो। अब ट्राई करो, ठीक है। अब क्या हो रहा है समझ आ रहा है, 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, 4 से वापस कभी नहीं आएंगे आप, ऐसा होगा ना। तो जिस स्टेट से आप निकल के वापस कभी नहीं आ पाएंगे, तो मतलब एक भी इसमें वो नहीं है। तो ये सब आपको याद रखना, इससे पहले करा चुका हूँ, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा दिक्कत स्पेशली आपका यही है कि आप रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हो, और रिवीजन नहीं करोगे तो हर बार आप बिगिनर हो, मतलब 2 महीने। ये रिड्यूसिबल होगा और एब्सोल्यूट होना चाहिए। ए पीरियोडिक यहाँ पर नहीं लिखा, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि है ना, ए पीरियोडिक नहीं बोला इसलिए गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं बोला इसलिए बोला। और बी के लिए क्या, बी थ्योरम का स्टेटमेंट है ना, देख लो मतलब गलत है, एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो सोचना पड़ेगा हमें। पहला का तो मुझे याद था डायरेक्टली, दूसरे का देख लो एक बार। तो दूसरा जो है एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है, तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्बिंग स्टेट है मतलब वो रिकरेंट है ना। तो देयर इज एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये थ्योरम का स्टेटमेंट आई थिंक ये। एंड इफ ऑल द स्टेट्स आर पॉजिटिव रिकरेंट देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। अरे ये पॉजिटिव रिकरेंट होना काफी नहीं है ना, वहां पे कुछ इरिड्यूसिबल है पीरियड, तो थ्योरम का स्टेटमेंट आपको देखना पड़ेगा इसके लिए कि थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट्स हैं उसको क्या है। तो ये तो गलत है, सी पॉजिटिव रिकरेंट एपिडेटिक एंड इरिड्यूसिबल, ये 3 था। हाँ, तो एक एक कंडीशन मिसिंग है ना, जैसे यहाँ भी अपीरियोडिक मिसिंग है, यहाँ भी अपीरियोडिक मिसिंग है, बस इरिड्यूसिबल है, तो ए पीरियोडिक मिसिंग है, आई थिंक इसलिए गलत है। मतलब ये थ्योरम्स के ये स्टेटमेंट्स हैं, बट एक एक वर्ड हटा दिया है, जैसे आपको याद हो ना, इरिड्यूसिबल है पीरियोडिक है तो उस तरह से स्टेशनरी होगा, ये पॉजिटिव रिकरेंट है, इरिड्यूसिबल है पीरियोडिक तो होगा। तो इसीलिए थ्योरम्स के स्टेटमेंट में क्या एक एक वर्ड हटा दिया था। बुक में अगर जब कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो थ्योरम्स आपको याद रखने पड़ेंगे, उससे है ना इजी रहेगा, नहीं तो आपको क्या होगा एग्जांपल ले लेकर ट्राई करना पड़ेगा इसको। ये है ठीक है, तो इसका मतलब बी सही है इसका, नहीं ओके ठीक है। तो बी है कि अगर एक ऑब्जर्विंग स्टेट होगा मतलब तो कम से कम एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। ये भी थ्योरम का स्टेटमेंट आप प्रूव कर सकते हैं इसमें ना, ये है कि इसने बोल दिया कि कम से कम एक ऑब्जर्विंग स्टेट तो है, तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका 37, ये भी थ्योरम बेस्ड ही लग रहा है। देखिए हमने किया होगा पहले भी कि कस्टमर अराइव्स एट अ डिपार्टमेंटल स्टोर अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 10, है ना। तो यहाँ रेट आपका लैम्डा है, 10 के इक्वल है। और फर्दर सपोज दैट द ईच अराइविंग कस्टमर इज आइदर अ मेल और अ फीमेल विथ प्रोबेबिलिटी 1/2 ईच,
independent of all other arrivals. Let NT denote the total number of customer who arrived by time t. So पूछ रहा है which of the following is not true, कौन सा true नहीं है. तो S2 denote the time of arrival of second female customer. ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअली जो NT था ना, वैसे तो फॉलो कर रहा है पॉइसन 10t है ना. वैसे तो क्या लैम्डा है ना, पॉइसन लैम्डा टी ना. लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल के हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो रेट हाफ हाफ हो जाएंगे. मतलब अगर आप ये जो रेट था किसका था, कस्टमर्स का. कस्टमर अराइव्स विथ रेट 10, तो मेल कस्टमर अराइव्स विथ रेट 5, फीमेल कस्टमर अराइव विथ रेट 5, तो उससे हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑल अराइवल्स, अदर अराइवल्स है ना. तो बस हो जाएगा. तो अगर आप मान लो m लेता हूं मेल के लिए, तो ये हो जाएगा पॉइजन 5t, और फीमेल के लिए ft ले लो, तो यहां से हो जाएगा पॉइजन 5t, ये भी हो जाएगा. अब बाकी S2 आपका टाइम ऑफ अराइवल आपको पता ही है कि इंटर अराइवल टाइम्स क्या होता है, तो x1 प्लस x2. सो टाइम ऑफ अराइवल ऑफ सेकेंड कस्टमर, टाइम ऑफ अराइवल. सो फर्स्ट कस्टमर आया होगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1, तो एक्सपोनेंशियल सॉरी लैम्डा, और इसका कितना होगा देख लो उससे. हाँ, क्या होता है यहाँ से, जो इंटर अराइवल टाइम एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है ना, तो उस पे बेस्ड है करके देखो, तो आ जाएगा उससे. सम ऑफ टू एक्सपोनेंशियल क्या होता है, गामा होता है ना, तो उस पे बेस्ड है, करो ये सॉल्व, इस पे आ जाएगा कि मान लो ये x1 टाइम है इंटर अराइवल टाइम ऑफ द फर्स्ट कस्टमर, x2 है सेकंड कस्टमर, तो यहाँ x1 प्लस x2 को ही s2 लिखा है इन्होंने, है ना. डिनोट टाइम ऑफ अराइवल ऑफ सेकंड फीमेल कस्टमर. अच्छा, फीमेल के लिए बात कर रहा है, तो इस रेट से बात करना है. तो यहाँ रेट आपका 5 रहेगा इस केस में, मतलब दूसरा जो भी लेना है लैम्डा 1 लैम्डा 2 ले लो, तो 5 लेके सॉल्व करो, हो जाएगा. ये थ्योरम ही था कुछ कि MT denote the male customers, number of male customers who have arrived by time t. क्या था जी, बाइनोमियल था ना कुछ, याद है. NT2 is equal to n, और यहाँ पे NT1 कुछ ऐसा था. इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, कोई बताओ, याद है. इसका कुछ ऐसा था ना, बाइनोमियल n कॉमा क्या होगा t1 अपॉन t2. ये पहले भी यूज किया इसी कॉन्सेप्ट पे, 2022 में भी क्वेश्चन है, 22 या 23 में, आई थिंक 22 में या 23 में, देख लो उसमें सेम थ्योरम हमने वहां भी यूज किए हैं. इसका NT1 गिवन NT2 अपॉन गिवन, जैसे थ्योरम है, इस पे यूज करो, आ जाएगा. ठीक है, तो जीरो पे निकालोगे तो क्या आ जाएगी, n तो 1 ही है यहाँ पे, और जीरो पे निकालोगे तो t1 अपॉन t2 1/3 आ जाएगी, एंड 1/3 की पावर 1. ठीक है, तो ट्रू लग रहा है, देख लो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. अब NT यहाँ से निकाल तो लोगे, NT पॉइजन वो है तो उससे आ जाएगा ये, और ये भी निकाल लोगे. ये सब कैलकुलेशन है, जैसे फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, हमने ये क्लास में भी फॉर्मूला इसके देखे हैं. तो जिन लोगों ने रिवाइज किया हुआ है, जिन्होंने नोट किए हुए हैं, उनको डायरेक्टली पता होगा इसका फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा हो जाएगा. ठीक है, तो आ जाएगा डायरेक्टली. तो चेक करना इसका क्या आता है, मे बी इनमें से कोई गलत होगा शायद. चेक करो आंसर क्या है. ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे. अब वो कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, जो फॉल्स होगा वो कैलकुलेशन करके आएगा. यहाँ पे माइनस से हम एक्सपोनेंशियल 5, तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल 5 1 2, 5 एक्सपोनेंशियल 2 5, मतलब गामा 2, 5 हो जाएगा सम, तो उससे आएगा रेट 5 है. देख लेना कैलकुलेशन करके समझ आ जाएगा, जो भी आंसर है कैलकुलेशन करो समझ आएगा. यहाँ जो आपको दे रखा है कि x1 x2 x3 x4 x5 जो है
ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, सो दे आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स करेस्पॉन्डिंग टू अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5 फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0 थीटा। अच्छा, तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यूनिफॉर्म 0 थीटा से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो ये तो मुझे पता है ना, xi जो है यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो xi अपॉन थीटा यूनिफॉर्म 0 1 है ना, xi अपॉन 1 यूनिफॉर्म 0 1 है। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि सेकेंड, तो यहाँ से आप बताओ मुझे सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। आप लोग जानते ही हैं बीटा 2 कॉमा n क्या है 5, n माइनस k प्लस 1, तो 5 माइनस 2 प्लस 1 कितना 4। तो इसका मीन निकाल लो, कर लोगे ना सॉल्व, उससे आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा 2/6 1/3, देख लो ये आ जाएगा। तो यहाँ से 3x2 का मीन जो आ गया वो थीटा आ गया, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू दिख रहा है। ऐसे ही वेरिएंस ऑफ दिस अनलेस इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ दिस, तो ये 2 टाइम थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, थर्ड ऑर्डर स्टैट्स पे काम कर लो, तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा फॉलो करेगा बीटा 3, 5 - 3 + 1 3 3, ठीक है ना। तो यहां से आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 2 डिवाइड करो, तुम देख लो ये थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये 1/2 मीन आएगी इसकी मीन 1/2 आएगी, 2 शिफ्ट कर दो तो ये आ गया। तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है और ये अनबायस्ड है और ये सफिशिएंट है। आपको याद है ना यूनिफॉर्म 0 थीटा में जो सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है वो 5th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज द सफिशिएंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, समझ आ गया ना, अनबायस्ड गिवन सफिशिएंट। तो बाय राव ब्लैकवेल थ्योरम ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे जो है आपके पास x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल है इस पीडीएफ से, एक्सपोनेंशियल विद मीन थीटा। अब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये है, t आपका समेशन xi है, तो हालांकि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये एक्सपोनेंशियल थीटा है तो ऐड हो जाएगा n थीटा हो जाएगा, जहां n थीटा रेट है। एक मिनट, इसको हम क्या लिखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल विथ मीन थीटा है ना, ध्यान दो भैया। हाँ, इसको हम लोग लिखते हैं एक्सपोनेंशियल 1/, यहाँ रेट 1/, थीटा है। एक्सपोनेंशियल थीटा नहीं लिखेंगे, रेट में लिख रहा हूँ तो एक्सपोनेंशियल 1/, थीटा है, तो ये n/थीटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि रेट 1/, थीटा है तो रेट ऐड होता है, तो रेट ऐड होगा तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा n/थीटा आएगा इसका। अगर इस नोटेशन में लिख रहा हूँ, इसका नोटेशन अगर ये है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ आएगा एक्सपोनेंशियल n/थीटा, एक्सपोनेंशियल n/थीटा। फिर पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स गिवन t, t क्या है समेशन xi, सो t है समेशन xi, सो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ आप t/n निकालोगे तो थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये अनबायस्ड है। अच्छा, एक्चुअली ये कहीं ना कहीं ना यहां से आपसे ये पूछना चाह रहा है, तो इसका एक सिंपल सा एक और लॉजिक ये है कि मैं इतना कैलकुलेशन करूं उससे बेटर ये है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स गिवन t, तो मुझे समेशन दिया है और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है। राव ब्लैकवेल थ्योरम से देखिए लगा के कैसे लगेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सफिशिएंट, यहाँ से अगर आप मीन निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो ये रेट है n/थीटा, तो ये थीटा/n आ जाएगा नहीं। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये थीटा आ जाएगा, तो n टाइम, चलो n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक, तो nx1 कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, दी अनबायस्ड हो गया। सफिशिएंट क्या होगा इसका, समेशन xi ये है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं कहीं UMU टाइप का पूछ रहा है ना ये। हां सर वही बोल रहे हैं। हाँ, तो यू डायरेक्टली UMU आपसे पूछ रहा है, UMU यूनिक रहता है ना, आपको पता ही है। सो व्हाट इज द यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, तो यहाँ से 1/n एंड अनबायस्ड गिवन t सफिशिएंट एस्टिमेटर यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीटेड सफिशिएंट, और ये nx बार तो 1/n एक्सपेक्टेशन ऑफ nx1 गिवन t, तो ये nx1 क्या है तो बताओ भाई, तुम लोग जानते हो
व्हाट इज द UM VUE ऑफ थीटा इन केस ऑफ दिस? क्या बनता है? x बार ना, x बार का मीन कितना होगा? E ऑफ x बार, यहां से निकालोगे थीटा आएगा, x बार आएगा, ये x बार, तो ये चीज है x बार के इक्वल आएगी। ये चीज किसके इक्वल आएगी? क्यों? क्योंकि ये UM VUE है और x बार भी UM VUE है और यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर यूनिक होता है, तो उसके इक्वल ही आएगा। दो अलग अलग, दो डिफरेंट UM VUE नहीं मिल सकता। तो ये जो मैं x बार बोल रहा हूँ UM VUE है, x बार इज t by n एक्चुअली, 1/n बाहर है, ये t by n है, दिस इज t by n। तो t by n मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये बोल रहा हूँ मैं लेमन-सेफी थ्योरम से, ठीक? क्योंकि कंप्लीट सफिशिएंट है t, एक्सपेक्टेशन निकालेंगे t by n का, तो आपका आ जाएगा t आपका समेशन xi, तो थीटा आ जाएगा। तो ये UM VUE है बाय लेमन-सेफी थ्योरम और ये UM VUE है बाय राव ब्लैकवेल थ्योरम। और UM VUE किसी भी थ्योरम से आए यूनिक होता है, तो ये चीज इसके इक्वल होगी। तो फाइनली आंसर आ गया t/n², तो यही आंसर होगा। दूसरा आसान अप्रोच ये था कि आप सिंपली यहाँ पे मीन ऑपरेट कर दो, ये जो पहले क्वांटिटी दे रखी मीन ऑपरेट कर दो, तो E ऑफ x1 गिवन t, तो E ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी और E ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थीटा बाई n है और हर ऑप्शन में मीन ऑपरेट कर, सेम चीज यहाँ मीन ऑपरेट कीजिए, हर ऑप्शन में मीन ऑपरेट कीजिए, देखिए कहाँ पे मैच करेगा। तो इसका जब मीन निकालेंगे ET आ जाएगा n थीटा अपॉन n², तो थीटा बाई n, और यहाँ भी थीटा बाई n ही आएगा, यहाँ है ना एक्सपेक्टेशन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या था, थीटा बाई n ना, तो यही मैच करेगा, बाकी मैच ही नहीं करेगा। तो वो भी कर सकते थे। आसान अप्रोच ये था कि अप्लाई एक्सपेक्टेशन हियर, अप्लाई एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल द ऑप्शंस, हो जाएगा। सब्जेक्टिव अप्रोच होता ये होता, ये UM VUE है और ये भी UM VUE है, दोनों इक्वल होगा, 1/n साथ में चल रहा है, तो उससे आ गया। यहां जो आपके पास कि देखिए इसमें कहना चाह रहा है आपसे कि आपके पास क्या है, x1 x2 xn रैंडम सैंपल साइज n का फ्रॉम यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा। तो आपके पास जो x साइज है यूनिफॉर्म माइनस थीटा है और पूछ रहा है कि दिस इज कंप्लीट। देखो यहाँ पे एक ही पैरामीटर थीटा है और ये इस एस्टिमेटर में ये ऑर्डर पेयर टाइप का हो गया ना, ऑर्डर पेयर है, डायमेंशन 2 हो गया इसका, तो ये कभी भी कंप्लीट तो नहीं हो सकता क्योंकि एक पैरामीटर है, तो वहां पे पैरामीटर में मतलब एक ही पैरामीटर डायमेंशन मान लो 1 है वहां पे सिंपल, और यहाँ पे डायमेंशन 2 का आ गया, तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप चाहो तो ऐसा ax1 प्लस bxn ये 0 आ जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि ये इसके 0 होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, है ना, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग 0 इज 1, उसके 0 होने प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी, या दिस विल नॉट बी आइडेंटिकली 0, मतलब कि ax1 प्लस bxn ये जरूरी नहीं है आइडेंटिकली 0 आएगा, ये चीज है। अच्छा ये बोल रहा है कि xn माइनस x1 इज एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स, तो उसके लिए क्या करना है आपको यहाँ से कि आपको पता है xn माइनस थीटा आपने लिया था माइनस xn प्लस थीटा, उससे से एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स आता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके हिसाब से, ऐसे ही कहीं भी ले लेंगे नहीं सर आपने ये प्रॉब्लम में ऐसे सॉल्व किया था, नहीं तो वैसे किया तो फॉल्स आया होगा, ये गलत ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ध्यान से यूनिफॉर्म -1 ठीक है, तो ये स्केल चेंज करने पे पैरामीटर से फ्री हो रहा है ये, तो इस केस में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन फर्स्ट ऑर्डर ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है ना। जो आप कह रहे हो वो मैंने कब किया होगा, जब आपका xi ऐसा रहा होगा थीटा -1 से थीटा +1, तो इस केस में क्या होता है कि xi माइनस थीटा यूनिफॉर्म -1 है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ लोकेशन चेंज कर रहे हैं, जब लोकेशन चेंज करके डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो जाता है, तो इस केस में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज एंसिलरी, ये एंसिलरी होगा, तो इसको बोलते हैं लोकेशन फैमिली, है ना। यहाँ स्केल चेंज हुआ, यहाँ लोकेशन चेंज हुआ, तो जहां स्केल चेंज करने पे डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो जाए वहां पे ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स बनेगा, और जहां लोकेशन चेंज करने पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो जाए थीटा से
वहां ये वाला एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स बनेगा। तो ये गलत है क्यों? क्योंकि ये एंसिलरी यहाँ बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंसिलरी ये होगा, है ना, ये चीज है, ये मैंने जरूर बताऊंगा, तो ध्यान रखना है कब। तो ये वाला एंसिलरी कब होगा? जब आप स्केल चेंज करोगे और पैरामीटर से फ्री हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तब जाके एंसिलरी बनेगा ये। तो आप आंसर की चेक कर सकते हैं ना, दोनों गलत होगा। ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए। तो यहाँ पे जो है एक्स एंड बी सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल हैविंग कॉमन सीडीएफ दे रखा है ना, और ये कहीं ना कहीं सीडीएफ बता रहा है क्या है। देखो सीडीएफ 0 है जब x लेस देन 0 है, सीडीएफ 0 से 1 के बीच है जब x a b के बीच है, और सीडीएफ 1 है जब x मोर देन 1 है, ठीक है। तो SNX इज एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, और ये SNX को यहाँ पे, अच्छा यहाँ SNX जो है वो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मतलब FNX है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है n FNX हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n, CDF, ये हमारा थ्योरम था, n टाइम FN या n टाइम SNX, ये होगा हमारे पास दिस। तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। सो लिम सूप ऑफ दिस इज 0 बीइंग प्रोबेबिलिटी 1। चेक करो, ये थ्योरम बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, और क्या है? ऑप्शन बी ट्रू। ये ट्रू लग रहा है बिकॉज ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, है ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ये ऐसा कुछ ट्रू दिख रहा है, वो ट्रू होगा, सो ऑप्शन सी गलत हो, है ना। और यहाँ पे कोवेरिएंस बिटवीन SNX SNY, तो इसका फॉर्मूला था कि FNX FNY का कोवेरिएंस क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने क्लास में लिखाया था, आप चेक कर लीजिएगा। सो FNX और FNY इसके बीच का कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला है, चेक कर, शायद यही आता है, चेक कर लो ये कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। मिनिमम वाला कुछ आता है। अच्छा तो ये मिनिमम, हाँ, तो देख लो ये है कि नहीं, तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे SN माइनस FX है, मतलब ये एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और ये आपका ये है, और एक्चुअली क्या होता है FNX कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू FX, ऐसा भी होगा, या सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ये यहाँ पे हमने कुछ ऐसा ही किया है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के ना, तो वो सॉल्व किया। तो पूछ क्या रहा है, 4n yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई थिंक ये स्टेटमेंट ट्रू है, प्रूफ इसका भेजा था ग्रुप में, आई थिंक किसी ने भेजा था ना, तो ये थ्योरम ही है, ये भी ये ट्रू स्टेटमेंट है। चेक कर लीजिए फॉल्स कौन सा है, ये बी वाला, सी वाला फॉल्स है, आंसर की में देख लीजिए। सी वाला फॉल्स होगा, आपने सर किया था मीन ऑफ xy ऐसे करके कुछ आया। हाँ वो कुछ और होगा, वहाँ कुछ समथिंग और आया होगा, है ना। हाँ सर, वो जो 5th एडिशन है उसमें अलग है सर, 4th और 5th एडिशन में नहीं नहीं, तो वो ठीक है, बाद में मैंने लिखाया, जब ये क्वेश्चन कराया था फॉर्मूला लिखाया था जो इसमें यूज किया इन लोगों ने, 1 माइनस f मीन ऑफ xy ऐसे करके आया। ओके, तो फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, तो फिर दोबारा डाउट पूछे, मैं कल एक बार फिर से सॉल्व कर लूंगा। मतलब जैसे आप एक बार पूरा सॉल्व कीजिए 1 to 65, जो जो क्वेश्चन रह गया आप मुझे डाउट भेजिए, तो मैं एक बार फिर से थ्योरी देख लूंगा, फिर से एक बार मैं क्वेश्चंस देख लूंगा, है ना, फिर आपको कल जो डाउट क्लास होगी उसमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। क्योंकि अभी मैंने उस टाइम पढ़ाए थे तो कई थ्योरम मेरे दिमाग में निकल जाते हैं ना, क्योंकि रिपीट सेम चीज है, आप रिवाइज करोगे तो आपको भी याद रहेगा। मैं रिवाइज कब करता हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ तो थोड़ा पहले देखता हूँ, बस इतना ही है। उसके बाद फिर इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो वैसे भूल जाता हूँ, कई सारे थ्योरम मैं ही भूल जाता हूँ, उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा, ये है, तो उससे आ जाएगा। तो आप ट्राई करके देखिए, ये तो थ्योरम ही है, ये भी थ्योरम ही था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये थ्योरम है, और इधर ये भी पहला वाला भी थ्योरम ही है, ये भी थ्योरम ही है, तो इससे आ जाएगा। सी आई थिंक गलत है, इससे होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, तो ये तो ऐसे नॉर्मली आप कर सकते हैं, मतलब ऐसे मल्टीवेरिएट करके भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा उससे आ जाएगा। सो लेट द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 x2 x4 ये दे रखा है, तो आप बस ये तो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखिए, समझ आ जाएगा। ये है, तो यहां से y जो है नॉर्मल 8, दिस, ठीक है। अच्छा तो ये तो थ्योरम है, ये फिर से यहाँ पे ना कि ये आपका y जो है नॉर्मल P8 है, यहाँ पे मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 0I8 दिस, और y ट्रांसपोज सिग्मा 1y एंड y ट्रांसपोज सिग्मा 2y बी इंडिपेंडेंट एंड फॉलो सेंट्रल chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 3 and 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है।
और सिग्मा वन सिग्मा टू दोनों 8 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स है। ओके, तो कौन सा ट्रू है? तो ये थ्योरम है ना, आपको याद होगा थ्योरम कि दिस टू इन आईआईडी है फॉलो सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 3 and 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? तो ये थ्योरम ही था जहां पे दोनों आइडेंटिटी होने चाहिए और E1 E2 का प्रोडक्ट 0 होगा। ये आई थिंक दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे चेक कर लीजिए, थ्योरम ही है। पवन सर ने भी कराए होंगे और मुझे भी याद आ रहा है थ्योरम ही है। एक बार चेक कर लीजिए आप। और कुछ ऐसा है ना यहाँ पे कि इसका क्या होगा, इसका रैंक कितना आएगा 3 और इसका रैंक कितना आएगा 4, है ना? ऐसे कुछ है ना रिजल्ट। हाँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं, ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स जरूरी नहीं है। ये जस्ट एक कोई भी एक मैट्रिक्स, आपने इसको A1 के टर्म में लिखा होगा थ्योरम जब उन्होंने लिखाए होंगे, या बुक में जनरली A1 और A2 के टर्म में लिखे रहते हैं बुक्स में, तो उससे आ जाएगा। तो ये A1 का रैंक है ना 3 है, A2 का रैंक 4 है और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये पहले आइडेंटिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट 0 होगा। ये थ्योरम है, एक्चुअली थ्योरम से हो जाएगा। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना दिया है। इसलिए बुक आप अगर पढ़ते हैं कहीं तो थ्योरम आपको कहेगा याद रखना पड़ेगा कि ये थ्योरम उससे हो जाएगा। ये तो प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट होगा एग्जाम में। तो ये कह रहा है XY जो है बाई वेरिएट नॉर्मल है, जहां जॉइंट पीडीएफ ये दे रखा है आपको, तो पूछ रहा है 8EXY बताइए। तो आप कंपेयर कर सकते हैं पैरामीटर से। एक ये तरीका है कि हम लोग पैरामीटर क्या कर सकते हैं, कंपेयर, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप जो बाईवेरिएट नॉर्मल का जो पीडीएफ है, ज्वाइंट पीडीएफ है, वो पीडीएफ लिख सकते हैं और उसके साथ इसको कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि μ1 μ2 तो मुझे 0 ही दिख रहा है, चेक कीजिए, है ना? और फिर सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो देखना पड़ेगा आपको। सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 2 क्या है, रो क्या है, वो कंपेयर करके आएगा। फिर उसके बाद 8EXY आ जाएगा, वो है। कोवेरिएंस मतलब कहीं ना कहीं चाहिए, तो कंपेयर करके रो निकाल लो, इसको कंपेयर करके रो निकाल लो, उससे आ जाएगा। तो यू जस्ट कंपेयर इट विद द जॉइंट पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, जो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पीडीएफ से कंपेयर कीजिए। यहाँ पे जो है आपके पास f एक फंक्शन है 8x² - 2y, अच्छा, और m and m be the maximum and minimum value of f ऑन द सेट दिस। तो मतलब आपका जो डोमेन है ना इस फंक्शन का, ये डोमेन है, ये जो फंक्शन है उसका डोमेन है ये वाला सेट। तो आपके पॉइंट इस सेट से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ आपको सिंपली आपको दिख रहा होगा x² + y² 1 है, तो इजीली इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पोलर फॉर्म में चाहो तो, या वन वेरिएबल फंक्शन में। ये आपका डोमेन है कि जो भी इस फंक्शन में xy वो इस सेट में से ही आना चाहिए। तो यहाँ से y² की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, नहीं x² निकाल लो। तो यहाँ जब आप x² निकालोगे तो आ जाएगी 1 - y²। इस x² को आप रख दो 1 - y² - 2y। तो ये क्या हो गया, यही जो फंक्शन है अब ये fy बन गया। ये जो फंक्शन है ना अब fy बन गया। मैंने क्या किया, ये पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे थे इसको, तो यहाँ से x² निकाल के रख दिया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये आपका सर्कल के पॉइंट्स थे, तो आपको देखना है कि x अभी आपने y के टर्म में लिखा था, y कहाँ से कहाँ तक हो सकता था, तो आपका y, तो यहाँ होगा y बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम करके ये बना दिया मैंने। सो fy इज दिस, y बिलोंग्स टू दिस। तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का। कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट को पहले एक जगह रख के 1 by 1 फंक्शन में पुट कीजिए, जिसपे हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जिसपे लोवेस्ट आएगी एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। तो यहाँ पे एंड पॉइंट भी हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा हो, है ना, क्योंकि क्लोज्ड है। दूसरा मेथड है कि आप ये ना करके आप क्या करो, x को रखो, r तो 1 है, x को cos थीटा, y को sin थीटा। अब यहाँ पुट कर दो आप, x को cos थीटा, y को sin थीटा। तो इसको एक एंगल में कोशिश करो कन्वर्ट करने की। समाओ अगर कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको पता होगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √a² + b² है, मिनिमम वैल्यू माइनस में √100। तो उस तरह से भी कोशिश कर सकते हो आप, इससे भी निकाल सकते हो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। थीटा में करके भी कर सकते हैं, जैसे समझ आ रहा। इसमें जो है आपके पास कि ए आपको दे रखा है, ये वेक्टर है, बी ए है, सी ए है। ये 4x4 का रियल मैट्रिसेस है जिस, ओके। तो डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट सी डिनोट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी रेस्पेक्टिवली। डिटर्मिनेंट ए 6 है, डिटर्मिनेंट बी 2 है,
तो ये बताना, तो ये मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है एक्चुअली। सो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में देखेंगे तो इजीली आ जाएगा। ए प्लस बी निकालेंगे तो ए प्लस बी मैट्रिक्स में क्या है, इससे इससे ऐड हो जाएगा, ये क्योंकि कॉलम वेक्टर्स है ना, तो ऐड हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट ए प्लस बी का तो सम में तो अलग नहीं कर सकते, बट वहां से प्रॉपर्टीज से दिख जाएगा। ठीक है ना। तो एक मजे की बात क्या है कि ये जो डिटर्मिनेंट सी होगा उसको हम ब्रेक करके कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट ए और बी के जैसा लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि हम लोग प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कोई एक कॉलम है जिसका एलिमेंट दो एलिमेंट का सम है, तो इसको हम टू अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ काम आ जाएगी डिटर्मिनेंट सी में, उसके हेल्प से कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज लगाने हैं, आप ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो मुझसे पूछिए नेक्स्ट क्लास में। ये है यहाँ पे जो है आपके पास कि x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका mgf आपको दे रखा है। ओके, तो पूछ रहा है कि x मोर देन 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। x मोर देन 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या होगा, इसको आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा e की पावर t माइनस 1 अपॉन t माइनस 0 t इंटू 1 माइनस 0 1 अपॉन 1 माइनस t, तो mx1t इंटू mx2t ऐसा कुछ। तो ये mxt जो है mx1t इंटू mx2t, इसका मतलब x1 x2 आर इंडिपेंडेंट एंड x इज सम ऑफ x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 x है एंड x1 x2 इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पुट कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया x1 प्लस x2 मोर देन 1। तो क्या करेंगे, ज्वाइंट पीडीएफ fx1x x1 fx2 x2 dx2 dx1। अब इस रीजन पे इंटीग्रेट ग्राफ बना के देखिए, इस रीजन पे इंटीग्रेट कीजिए। x1 x2 इंडिपेंडेंट है, x1 क्या होगा यूनिफॉर्म 0 1, x2 क्या होगा एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, तब से आ जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं, ये एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं। ये यहाँ पे जो है आपके पास कि पूछ रहा है आपसे कि xn सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल है यूनिफॉर्म 0 3 से, और y जो है ये PMF दे रखा है, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम लेस देन 1 है। तो देखो इसका मैक्सिमम लेस देन 1 है, तो ईच xi लेस देन 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ रैंडम वेरिएबल है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रैंडम वेरिएबल है y इंडेक्स में रैंडम वेरिएबल है। तो इसका लॉजिक ये होगा यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली y को फिक्स कर देना है। तो y को फिक्स कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, या स्मॉल y में दिक्कत हो तो कैपिटल Y इज इक्वल टू n इंटू प्रोबेबिलिटी मैक्स x1 x2 xn कर दो अब आप लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ हो जाएगा समेशन n फ्रॉम n क्या था, तो ये y का सपोर्ट क्या है, y इज रैंडम वेरिएबल, ये है जहां सपोर्ट 1 से इंफिनिटी है, तो इसका 1 से इंफिनिटी पे सम कर दो। तो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्या किया, इस y की जगह n रख दिया। अब n तो कुछ भी हो सकता है, 1b 2b 3b 4b, तो साथ में यहाँ पीडीएफ ऑफ n। ये पता है आपको टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हुआ है, आपको ध्यान समझ आ रहा हो तो क्या किया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। तो ये गिवन EI, तो इसके जगह पे ये जो गिवन है वो पुट कर दिया, तो इससे आ गया, तो इससे आ जाएगा आपका आंसर। है ना, तो ये आ जाएगा। और दोनों इंडिपेंडेंट ही बता रखा होगा ना, क्या है y और x इंडिपेंडेंट है, y बी द इंडिपेंडेंट ऑफ xn, इंडिपेंडेंट हुआ इसीलिए ऐसा किया। मैं इसको कई बार ऐसे भी लिखता हूँ ना कि प्रोबेबिलिटी मैं लिखता y इज इक्वल टू n, मान लो ऐसा लिखता n इंटरसेक्शन दिस थिंग सेम थिंग मैक्स ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू 1, दो इवेंट है। अब यहाँ पे अलग अलग कर लो, समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ऐसे कर सकते हैं। फिर इंडिपेंडेंट है तो दोनों अलग अलग कर देंगे, तो इस तरह से। या इंडिपेंडेंट है तो गिवन कंडीशन खत्म हो गया, ये है। जैसे भी आपको समझ आ रहा है, ये आई थिंक समझ आया होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया है।
सर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स का पार्ट कैसे निकलेगा? किसमें? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स ऑफ x1। हाँ ये तो इजीली आ जाएगा ना। जैसे मैक्सिमम जो है छोटा है 1 से, तो इसका मतलब इंडिविजुअली x1 भी छोटा है 1 से, x2 भी छोटा है 1 से, और xn भी छोटा है 1 से, और ये सब क्या है? IID है। तो ये एट द एंड ये क्वांटिटी पता है किसके इक्वल हो गई? x1 लेस देन इक्वल टू 1 यूनिफॉर्म बोल दे रखा है। हाँ, और यूनिफॉर्म 03 है, ईच xi यूनिफॉर्म 03 है। तो ये आ जाएगा इससे। तो अब इससे जस्ट x1 लेस देन इक्वल टू 1 निकालना है, पावर n लेना है, ये आ गया। आ जाएगा उससे, और यहाँ पे n है तो ये बैलेंस हो जाएगा कहीं कहीं। n पे समेशन है ना, तो एट द एंड n गायब हो जाएगा, तो उससे आ जाएगा। यहाँ पे जो है कि xn जो सीक्वेंस ऑफ आईडी रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल 1 है, और z एक रैंडम वेरिएबल है which converges in distribution to, then अच्छा मीडियन ऑफ z, ये कहना चाह रहा है ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस log n है, this converges in distribution to z। तो मतलब ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस log n है, कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, ठीक है, ये चीज है। तो इसका CDF और इसका CDF इक्वल है, तो z का CDF इससे आ जाएगा, तो इसका CDF और इसका CDF इक्वल रहेगा। ऐसा डेफिनेशन है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेफिनेशन है कि x कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, या x1 x2 xn सीक्वेंस, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका CDF बराबर इसका CDF हो जाएगा, तो से आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा इसका CDF निकालिए, n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाइए, तो z का CDF आ जाएगा। z का CDF आ गया, तो बोल रहा है मीडियन ऑफ z बताइए क्या होगा। मीडियन ऑफ z क्या है? पहले z का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, तो इसका CDF निकालिए, और ये आसान है CDF निकालना। आप कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस log n लेस देन इक्वल टू t है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू t प्लस log n कर लेना है, और इसका फॉर्मूला होता है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स CDF एट दिस। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि कोई रैंडम वेरिएबल x1 ले लो, पहला वाला रैंडम वेरिएबल, और लेस देन इक्वल टू t प्लस ln n, इस पूरे की पावर n हो जाएगी। मतलब CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू x1 रैंडम वेरिएबल, उसकी पावर CDF के पावर n, फॉर्मूला यूज कर लिया, इससे इजीली आ जाएगा। अब x1 तो एक्सपोनेंशियल 1 था, तो उसका CDF पता ही आपको, फिर n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा लो, तो इंफिनिटी लगाओगे n गायब हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास CDF ऑफ z, और ये जो है CDF ऑफ z के इक्वल है, एट t लगा लो, तो CDF ऑफ z एट t आ गया। अब CDF आ गया, बोल रहा है मीडियन क्या है, तो मीडियन के लिए क्या करना होता है कि इसको आप हाफ के इक्वल रखो, तो यहाँ से जो t निकल के आएगी दैट इज द मीडियन। सो ये मीडियन है z का, सो CDF z का हाफ रखना है, तो मीडियन आ जाएगा सीधा। लिख के देखो, नहीं तो अगले क्लास में पूछो। ये जो क्वेश्चन है इसमें है कि कंसीडर एन अम्यूजमेंट पार्क वेयर विजिटर्स आर अराइविंग अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 1, ठीक है। अपॉन अराइवल अ विजिटर स्पेंड अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम इन द पार्क एंड देन डिपार्ट्स। द टाइम स्पेंड बाय विजिटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर as well as of the arrival process and have the common PDF this exponential arrival process exponential 1 मतलब poison process है, rate 1 है, और ये टाइम जो स्पेंड कर रहा है इंटरवल टाइम जो एक्सपोनेंशियल 1 है। अच्छा, टाइम जो स्पेंड कर रहा है, बोल रहा है कि इफ एट अ गिवन टाइम पॉइंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे देयर आर 10 विजिटर्स इन द पार्क, अभी 10 लोग हैं उस पार्क में, ठीक है, तो P with the probability that there will be exactly 2 more arrivals before the next departure, ठीक है। So P क्या है? Probability है there will be exactly 2 more arrivals, तो अभी 10 लोग हैं, है ना, पार्क में 10 लोग हैं, तो एक अराइवल की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐड हो जाएगा ना, तो 11 लोग हो जाएंगे पार्क में,
तो या तो आएगा या जाएगा, एक चीज है ना। तो इसका कुछ है ना, इससे जो आंसर उसने भेजा था उसमें कुछ ऐसा है, इसका ऐसा होता है कि 1/10 प्लस 1 अराइवल, दूसरा अराइवल होगा, अब 11 लोग हो गए, 11 प्लस 1 इनटू, तो ये फर्स्ट अराइवल की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड अराइवल की प्रोबेबिलिटी। अब बोल रहा है कि 2 मोर अराइवल बिफोर द नेक्स्ट डिपार्चर, बिफोर द नेक्स्ट डिपार्चर। अगर डिपार्चर की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस अराइवल प्रोबेबिलिटी, तो अराइवल प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब पहले क्या 12 लोग हो चुके हैं ना, तो 12 प्लस 1, आई थिंक इससे आंसर आ जाता है ना। सो 1/11 इंटू 1/12 इंटू इसका क्या होता है 13 हो गया, 13 माइनस 1 12/13, चेक कीजिए। तो यहां से आ जाएगा नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है ना, डिपार्चर होगा ना, तो यहाँ 12 ही रहेगा, आई थिंक 12 रहेगा, तो यहाँ क्या आएगा 11, सो 11/12, ये 11 कट जाएगा, कितना आता है यहाँ पर आंसर 1 माइनस 12 प्लस 1 अगर लेंगे अगले अराइवल की प्रोबेबिलिटी, इसका क्या आता है आंसर, सो आंसर है 143 आंसर। 143 कब आएगा, सो ठीक है 10 प्लस 1 11 प्लस 1 1 माइनस 12 प्लस 1, ये सही था। तो 12 प्लस 1 तो यहाँ से आ गया 13, तो ये हो गया 13 माइनस 12/13, 12 कट गया, तो 1/11 इंटू 13 कितना आ गया 143 आता होगा, देखो। तो 1 अराइवल, नेक्स्ट अराइवल, 1 डिपार्चर, तो 1 माइनस अगले अराइवल की प्रोबेबिलिटी घटा दिया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट अराइवल, तो वो प्रोबेबिलिटी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 1/12 प्लस 1 एंड मतलब 1 माइनस 1/13, तो 12/13, तो 12/13, तो ये 1/12 प्लस ये प्रोबेबिलिटी वही उसी पैटर्न दिख रहा है, नेक्स्ट अराइवल और ये अराइवल नहीं डिपार्चर हुआ, तो 1 माइनस नेक्स्ट अराइवल, तो डिपार्चर की प्रोबेबिलिटी हो गई। और यहाँ से कुछ आता है तो इस तरीके से 1/11 1/12 12/13 12 खत्म, तो ये आ जाएगा, तो ये p था, तो 1/p पूछ रहा है, तो 143 ये है। इसका दूसरा अप्रोच देखना पड़ेगा कुछ और, तो इस तरह से कुछ इसका है, आप ट्राई करना अपने हिसाब से, आप देखना क्या आता है उस हिसाब से। नेक्स्ट जो है इसमें कि आपके पास ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है x1 x2 x3 x4, और ये आपके पास पीडीएफ है, तो पूछ रहा है कि द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा ऑन द सिंपल ऑन द ऑब्जर्व्ड सैंपल, तो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है आपको, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। थीटा यहाँ 0.5 से 1 है, तो हम 0.5 से 1 वाले वैल्यू लेंगे, तो mle है ना। तो क्या करते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन में, आप इन पॉइंट पे पीएमएफ निकालना होगा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट पीडीएफ, जॉइंट पीएमएफ प्रोडक्ट निकालो, ये पीडीएफ है ना, तो दिस पीडीएफ, हाँ तो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना है एल थीटा, तो उस पर ट्राई करो, लिख के देखो क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो आप, फिर देखो मैक्सिमाइज करो किस वैल्यू पे थीटा की किस वैल्यू पे मैक्सिमम आंसर आएगा। थीटा की वैल्यू, आपको थीटा की वैल्यू चाहिए जिसमें मैक्सिमम आंसर आए, वो चाहिए। यहाँ पे जो है कि एक रैंडम सैंपल साइज 100 का लिया नॉर्मल से, विथ अ नोन म्यू एंड वेरिएंस नोन है, वेरिएंस 9 है आपका। अब पूछ रहा है कि गिवन द सैंपल मीन, देखो अभी क्या क्या गिवन है, म्यू अननोन है लेकिन सिग्मा स्क्वायर 9 है, और x बार आपका 5.608 है। तो आप क्या टेस्ट कर रहे हैं, h0 5.02 होगा अगेंस्ट h1 5.02 होगा, नहीं होगा है ना। तो इसका क्रिटिकल रीजन तो आप लोगों को आइडिया होगा ऑलरेडी, बताइए कोई इस टेस्ट में क्रिटिकल रीजन क्या आता है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट का नॉर्मल का, mod x bar greater than हाँ mod x बार ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना था कि यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है, तो मैंने mod x बार इसलिए लिखा था, उस दिन कोई जीरो था, तो यहाँ पे जो आएगा एक्चुअली ये आएगा mod x बार माइनस दिस नंबर, minus 5.02. हाँ ये आएगा, ये मोर देन के आएगा। तो वहाँ पे जैसे कल जो लिखे थे वहाँ जीरो रहा होगा, इसलिए mod x बार लगा था, ये आता है क्रिटिकल रीजन।
x बार माइनस, सिग्मा बाई रूट एन होगा। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर सकते हैं वो, हाँ वो भी कर सकते हैं आप, मैनेज कर सकते हैं, वो तो कांस्टेंट है ना। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया तो यहाँ पे नॉर्मल करना पड़ेगा फिर वैल्यू निकालने के जी लिए। कोई दिक्कत नहीं, उससे हो जाएगा। हाँ वो भी आप यहाँ कर सकते हैं, सिग्मा बाई रूट एन कर लीजिए, तो यहाँ भी सिग्मा बाई रूट एन k1 मान लीजिए, तो सिग्मा बाई रूट एन, तो ये k2 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये क्रिटिकल रीजन ले लो, ये भी चलेगा। तो ये आपका टेस्ट स्टेटस हो गया। तो जैसे अब मॉड है, तो मॉड को इग्नोर करना है, 2 टाइम कर देंगे, तो यहाँ आंसर आएगा 2 टाइम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये इस तरह का रीजन है ना कि क्रिटिकल रीजन इस साइड भी है और इस साइड भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, मतलब सिमेट्रिक है एटलीस्ट जीरो का होना, मतलब गिवन सैंपल जो है 5.608, तो x बार माइनस, रुकिए दिस अपॉन सिग्मा कितना है 3 और रूट एन कितना है n, रूट एन 10, तो ये मोर देन, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू बताइए, x बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी थी 5.608 माइनस 5.02 अपॉन 3/10, तो ये 2 टाइम क्यों किया, क्योंकि मॉड हटा दिया मैंने, मॉड के साथ लिखते तो इधर वाली वैल्यू भी आती, इधर वाली भी आती, तो वो हमने एक लिखा, मॉड हटा दिया इसीलिए, तो 2 टाइम, अब ये z हो गया, तो कैपिटल Z मोर देन, ये कितना आता है देखिए कैलकुलेट करके, 608 में से 20 घटाएंगे 5, कितना होगा 598, नहीं 588 होना चाहिए ना, 10 में से 9 में से दो गया 7, 78, चेक कीजिए 608 में से 20 घटाएंगे 0.588 ना, ओके 0.588 अपॉन 3/10, तो 10 ऊपर अपॉन 3, ये देख लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 टाइम 1 माइनस 5, और ये कैलकुलेट कर लीजिए 588 अपॉन 3, कितना आ रहा है 5 में 1.96। अच्छा मतलब आप डायरेक्ट बता रहे वैल्यू, नहीं सर वो 5 के अंदर ही आ रहा है क्योंकि ऊपर 5। ओके ओके हाँ ठीक है, और ये आपको यहाँ दे रखा होगा देखिए, तो 2 टाइम 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 0.975, तो ये आपका आ जाएगा, तो 2 टाइम 1 माइनस 0.975, ये निकालिए, ये आंसर आ जाएगा, इस जो आएगा वही आंसर होगा। ये है, ठीक है। तो सॉल्व करके देखिए, मैंने बता दिया, हिंट दे दिया, मतलब हिंट क्या पूरा लोगे सॉल्व ही कर दिया, आंसर निकालना बाकी है। यहाँ आपके पास क्या है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, पीएमएफ दे रखा है P1, दो अलग अलग पीएमएफ आपको दे रखे हैं, अलग अलग है ना, टेस्ट करना है कि ये पीएमएफ वर्सेस दिस पीएमएफ, तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.05, तो साइज का मतलब क्या है, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, तो H0 में क्या है P0, तो P0 में आपका 0.05 सिर्फ यहाँ मिल रहा है ना, साइज 0.05 होनी चाहिए, तो क्रिटिकल रीजन x बराबर 8 हो जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि साइज 0.05 मिलने के लिए मतलब है कि रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, तो H0 अगर ट्रू है तो रिजेक्टिंग H0 की प्रोबेबिलिटी 0.05 होने की क्या चांस है, तो सिर्फ यही चांस है 0.0, बाकी तो कुछ और ही है ना, इसके एक सर 9 और 10 का भी तो होगा क्योंकि सारा हम आगे का लेंगे ना। हाँ अच्छा वैसे आप सोच रहे हैं, एक मिनट, तो यहाँ तो पीएमएफ है ना, तो अच्छा हम लाइक्लीहुड रेशियो निकाल के देख लेते हैं, उससे इजी रहेगा, अगर लाइक्लीहुड रेशियो अगर मोनोटोन नहीं हुआ तो जैसे मैं कर रहा था वैसे करूंगा, तो पहले आप रेशियो निकाल के देख लीजिए कि इसका जो रेशियो है क्या मोनोटोनिक है, तो मोर देन लेस देन आएगा उस केस में। तो आप पहले इसका रेशियो निकालेंगे, मोनोटोनिक देख लीजिए, दिस अपॉन दिस कैलकुलेटर से देख लीजिए, जैसे अगर निकालूंगा ये 5 आ जाएगा, ये 16/4 4 आ जाएगा, ये 10/5 2 आ गया, ये 69/9, तो अप्रॉक्स कितना 69/90, तो 1 से कम ही आएगा लग रहा है, तो 1 से ओके, तो मोनोटोनिक है ये, ओके तो मोनोटोनिक, तो मैं जनरली करता हूँ क्या, ध्यान दीजिए, तो मैं ये लेता हूँ LH0/LH1, तो LH0/LH1, तो यहाँ ये जो अभी लिया मैंने LH1/LH0 लिया है, तो वो क्या है लेफ्ट राइट जाएंगे अब इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब ये मेरा डिक्रीज कर रहा होगा, तो डिक्रीज कर रहा होगा तो क्रिटिकल रीजन क्या आएगी, हाँ हाँ ठीक है, तो अगर मोनोटोनिक नहीं होता जो मैं पहले कर रहा था वो करता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ मोनोटोनिक है तो ऐसे करना पड़ेगा, मतलब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूज कर रहा हूँ मैं, सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में डिक्रीजिंग आया तो क्रिटिकल रीजन ये है। अब आपको देखना है कि ये क्रिटिकल रीजन
अंडर एच नॉट, है ना, अंडर एच नॉट ये 0.05 कब आएगी, तो अब ये दोनों मिलके 0.05 बना देगा, ठीक है। तो मतलब क्रिटिकल रीजन अब निकल के आ गया x मोर देन इक्वल टू 9, ये निकल के आ गया, तो x मोर देन इक्वल टू 9 ये क्रिटिकल रीजन हो गया। अब पावर क्या होता है, रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये ऐड कर लीजिए, तो 16 प्लस 5 21, तो 0.21 इसका आंसर होना चाहिए। सर जैसे आप बोले कि अभी अगर मोनोटोनिक नहीं होता तो आप स्पेसिफिक पॉइंट हाँ ये लेते हैं, फिर पावर ये आ जाता। तो ये एक मतलब अगर हमारा जो नाइदर मोनोटोनिक हो रहा है, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग हो रहा है, हाँ तो उस पॉइंट पे भी ये 8 वाला कंसीडर होगा? किस पॉइंट पे? मतलब 9 10 को मिला के 0.05 नहीं आ रहा है, मतलब रैंडमली बोल रहा हूँ। हाँ। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग हो रहा है नाइदर डिक्रीजिंग हो रहा है, बट 8 पे 0.05 हमें वो क्रिटिकल रीजन मिल जा रहा है अल्फा। हाँ तो तो करेंगे हम लोग उस पॉइंट उस टाइम पे। कर सकते थे, हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जनरली उस केस में देखना होता है पावर ज्यादा कहाँ आएगा। तो कर सकते थे वैसे भी, अगर x मोर देन इक्वल टू 9 लेते हैं, एक क्रिटिकल रीजन मेरा x इज इक्वल टू 8 है जो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अचीव करेगा, एक क्रिटिकल रीजन मोर देन इक्वल टू 9 है जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अचीव करेगा, है ना। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आप साइज निकालेंगे 0.05 आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइज निकाल रहे हो भी 0.05 आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो हमें वो क्रिटिकल रीजन कंसीडर करना है जिसके करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट पावर आता हो। तो इसके करस्पॉन्डिंग पावर आएगा 0.10, इसके करस्पॉन्डिंग पावर आएगा 0.21, तो तब भी यही ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा पावरफुल है वो लेना जिसके पावर ज्यादा आएंगे। तो ये होता। तो हमें मोस्ट पावरफुल टेस्ट कंसीडर करना था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिंपल एक दे रखा है और आपको अप्लाई करना है विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। अब देख लीजिए इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, इजी है, जस्ट आप उसमें फिट कीजिए। तो द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट T1 दिस अंडर दिस इज, डायरेक्टली आ जाएगा फॉर्मूला से। आप विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट देखिए, ये हमने क्लास में कराया होगा, जब ये थ्योरी पढ़ाया होगा तब भी कराया होगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे करा रखा है। आप जस्ट देखिए क्या होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उससे आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे तो मतलब वो टेबल फॉर्म में था, हाँ उसमें हम मीडियन माइनस करके वो प्लस कौन सा माइनस कौन सा वो आइडेंटिफाई कर रहे थे। हाँ हाँ बट यहाँ पे मतलब वो टेबुलर तो टेबल तो दिया नहीं, मतलब तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया। नहीं आप देखिए क्लास में कराएंगे, हमने कराया होगा, चेक कीजिए वहाँ पे कराया होगा, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट है ना। तो इसमें आपको देखना है कि जो वैल्यू क्या है x1 x2 x10 बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग दिस। ये बोल रहा है कि थीटा क्या है इसका, देखिए x माइनस थीटा ये लोकेशन फैमिली का मेंबर है, तो थीटा इसका 1/2 1.2 है या थीटा 1/2 नहीं है, तो मतलब ये है, अच्छा यहां से ये बताना चाह रहा है, ये कह रहा है कि fx माइनस 1 बराबर fx है। इसका मतलब क्या समझ आया कि pdf एट माइनस एक्स pdf एट x, तो इसका मतलब ये है कि मीन 0 है, इसका मीन 0 है, तो मीडियन भी 0 होगा, तो इसका मीडियन भी 0 है। ओके सो थीटा 1.2 वर्सेस थीटा नॉट 1.2, this is a Wilcoxon triangle, then eta denote the probability of event t plus 1 less than 50। हाँ तो t plus less than 50 अंडर h नॉट, तो मतलब जब थीटा 1/2 है, जैसे जब 1.2 है, थीटा जब 1.2 है, ओके तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि t plus 50 से कम ही होगा। तो t plus का एक्सप्रेशन क्या था, फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ पॉजिटिव रैंक। हाँ ओके, तो यहाँ पॉजिटिव रैंक वाले कितने होंगे, हमें ये देखना है, लेस देन 50 होने की क्या प्रोबेबिलिटी, आपके पास क्या है यहाँ पे सैंपल साइज 10 का है, ओके और ईटा डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट t plus 1 इज लेस देन 50, t प्लस कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा उससे होगा कुछ वैसा,
कोई नहीं, देख के आइए, फिर मैं ट्राई करता हूँ अभी, है ना, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व किए थे, तो उसको ट्राई जैसे कर। इसमें लार्ज सैंपल होता है तो वो फॉलो मतलब एक पर्टिकुलर सेट फॉर्म में फॉलो करता है कि हाँ। म्यूटी एक अलग n upon n plus 1/4 स्टेप से कर सकते हैं क्या? राइट, तो यहाँ n तो 10 ही है हमारा सैंपल साइज, हाँ लेकिन यहाँ तो कोई नहीं, ट्राई करके आइए, देखता हूँ मैं, तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कल। तो ये जो 55 है, ये आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, और यहाँ भी आपको क्या क्या कर रखा है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आसान है। तो आपको SST दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन दे रखा है, तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन दे रखा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है, SST आपको दे रखा है, और एडजस्टेड R स्क्वायर है, तो बोल रहा है क्या, तो फॉर्मूला यूज करना सीधा आसान है ना, कि 100 टाइम एडजस्टेड R स्क्वायर, एडजस्टेड R स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1 माइनस जो होता है उसको पुट कीजिए और डायरेक्टली आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। अच्छा, एंड ऑफ क्वेश्चन पेपर ऐसे कैसे? अच्छा ओके, 55 तक इसलिए हुआ क्योंकि 10 तो एप्टीट्यूड थे ना, पहले 10 एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे, तो अगला 55 क्वेश्चन मैथ स्टैट्स का है, तो हमने 30 लास्ट क्लास में किए थे, और अभी जो 25 बचे थे वो डिस्कस किया है। तो अब आपका काम ये है, जैसे आप लोगों ने 2023 का सब लोगों ने किया ट्राई, 2022 का आप लोगों ने किया है, और फिर डाउट हमने 2 क्लास में डाउट ही डिस्कस किए थे लास्ट, हाँ 1-2 क्लास तक डाउट ही डिस्कस किए थे। तो अभी आपका आज का होमवर्क ये होगा कि 2021 का 1 to 65, मतलब 55 ये वाला, 10 एप्टीट्यूड के हैं, तो आपको टोटल 65 क्वेश्चंस ट्राई करके आने, अच्छे से एकदम लिखिए, एक अभी घर पे सीखने के लिए लिखिए, जरूरी है 3 घंटे में करो, आप 5 घंटे में करो, लेकिन एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन बनाओ, कि बाद में अगर जरूरत पड़े, देखना पड़े, रिवाइज करना पड़े, तो आपको फिर मुझसे ना पूछना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, आपके पास कुछ सॉल्यूशन होने चाहिए ताकि आप उससे रिवीजन कर सको, रिवाइज कर सको, क्योंकि ओवर टाइम भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूलोगे, तो रिवीजन के लिए आपको चाहिए, तो आपके पास रहेंगे तो क्या आप 10 सेकंड 20 सेकंड 1-2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, क्या देखना ही तो है, 1 मिनट 10 मिनट में, आधे घंटे में एटलीस्ट रिवाइज तो कर सकते हो ना PY, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन है। तो अपना खुद से आप सॉल्यूशन बनाइए, 23 का, 22 का, 21 का आज डिस्कस किया, तो 21 के पेपर में जो भी डाउट्स हैं मुझे क्वेश्चन नंबर आप ग्रुप में पोस्ट कर देना, कल है ना मैं खुद ट्राई करके आऊंगा, ताकि क्लास में हम जल्दी डिस्कस कर ले डाउट, ठीक है। तो कल आप 21 का पूरा कंप्लीट करके आइए, जो भी डाउट रहेगा ग्रुप में पोस्ट कर देना, क्वेश्चन नंबर ये डाउट है, फिर वो हम कल डाउट डिस्कस करेंगे 9 to 11 में, ठीक है। ठीक है, फिर अभी आज ही स्टॉप करता हूँ, थैंक यू। अगर कुछ डाउट हो दूसरा तो पूछ सकते हैं आप बाहर के, या बाकी कोई क्वेश्चन हो आपके।